हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का एसएसटी सब्जेक्ट और यहाँ पे होने वाली हमारा चैप्टर 4 भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। तो बच्चों, यहाँ तक में हमने क्या करे थे, इस चैप्टर को बेसिकली स्टार्ट तो हमने पहले ही कर लिया है। ये हमारा आज की इस वीडियो में पार्ट 2 होने वाली है। आज हमारा ये पार्ट 2 होने वाली है। और बच्चों, आज पता है हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? तो बच्चों, ये देख सकते हो, ये दिख रही है ना आपको, विजयनगर साम्राज्य। तो यहाँ से बच्चों हम लोग दक्षिण भारत में एक साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस वक्त दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत में रूल कर रही थी, उसी टाइम पीरियड जब उत्तर भारत मीन्स दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा कमजोर होता है, इसका लाभ उठा के दक्षिण भारत में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करी जाती है। इसका नाम विजयनगर साम्राज्य होता है और ये बहुत चर्चित होता है, लॉन्ग टाइम तक रूल करता है। कई सारे महानतम और श्रेष्ठ जो राजा है वो यहाँ पे आते हैं, बहुत बलशाली बाहुबली टाइप के आते हैं। उनके बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके पहले वाले सब जो पार्ट हमारा था, वहाँ पे हमने राणा कुंभा, जो कि राजस्थान का था, उसने अपना जो है कुंभलगढ़ में किला बनवाया था और उसने अपने एक अलग राज्य जो है उसको स्थापित कर लिया था बच्चों। उसके बारे में पढ़ने वाले राजपूत राजा जो है राणा कुंभा के बारे में पढ़ा था। और हमने देखा कि जब दिल्ली सल्तनत और भी कमज़ोर हो गया था लास्ट 14th सेंचुरी तक आते आते, तो किस प्रकार से बहमनी साम्राज्य जो है उसकी स्थापना होती है। गुजरात बंगाल में जो आसपास के साम्राज्यों में खुद को अलग कर लेते हैं। मेवाड़ में जो है राणा सांगा की स्थापना, रांगा शांगा राणा कुंभा, बार में सांगा के दे रहा हूँ, या राणा कुंभा है। तो इन चीज़ों को बच्चों हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। और इसके पहले यहाँ पे जो होयसल साम्राज्य है, जो कि दक्षिण भारत में था, और वो दिल्ली सल्तनत को दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोका था बच्चों। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पे आपको क्लास 8 एसएसटी है ना, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बच्चों। वहाँ पे जाकर के इन सारे वीडियोज़ को आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारे दोस्तों पहला ही टॉपिक होने वाली है विजयनगर साम्राज्य, बहुत ही महानतम और एक बहुत प्यारा सा साम्राज्य। तो चलिए इस वीडियो को आगे रीड करने टीच करने से पहले मेरे दोस्त, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। चैनल को आपने यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरह के जो लगातार और सिस्टमेटिक आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो इस चैनल पे हमेशा आया करेगा। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जब से ही कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँच भी जाए, और आपको जब कभी पढ़नी हो तो ढूंढने में आपका समय वेस्ट ना हो और आप फटाक से साइंस स्टेशन ढूंढ सकते हो। नेम ऑफ द चैनल साइंस स्टेशंस। रिमेंबर इट एंड शेयर इट ऑल्सो टू योर फ्रेंड माई डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में आखिर लिखा क्या है इन्होंने। एक सेकेंड, हाँ, तो लिखा है मेरे दोस्त, मिल गया। ऐसी परिस्थिति जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत राजनीतिक रूप से अधिक अस्थिर हो रही थी, मतलब वो कमजोर हो रहा था, तो दक्षिण में एक नया सत्ता का केंद्र उदय हुआ दक्षिण भारत में। और 14वीं शताब्दी में देखो, यदि मैं बोलूं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो बच्चों स्थापना वाला यदि प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में तो आंसर लिखना मेरे दोस्त, हरिहर एवं बुक्का। नाम है हरिहर और बुक्का, और नाम क्या है बच्चों उसका? बुक्का। तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई होते हैं, इन लोगों ने आरंभ किया। हरिहर और बुक्का ने आरंभ किया और आरंभ में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी थी। देखो, ये जो है हरिहर और बुक्का जो है, शुरुआत में कौन था? तो हरिहर और बुक्का जो है ये दिल्ली सल्तनत में जब वहाँ का जो शासक है वो मोहम्मद बिन तुगलक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक बिन तुगलक के समय में वो कौन था पता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मेरे दोस्त वो एक राज्यपाल हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन था? वो राज्यपाल था। और इन्होंने अंततः दिल्ली के अधिसत्ता को अस्वीकार कर दिया। तो पहले ये राज्यपाल था, यानी कि उसी के लिए काम कर रहा था। फिर बाद में इसने क्या करे, जब इन्हें बुद्धि आया, थोड़ा सा अक्ल जब आया, तो इन्होंने क्या करी, दिल्ली की अधिसत्ता को अस्वीकार कर दिया। बोले नहीं, अब मैं और आपके लिए काम नहीं कर सकता, और एक स्वतंत्र राज्य की इन्होंने क्या कर दी, स्थापना कर दी। यह दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति में परिणत हुआ, मतलब बदला, और आगे चल करके विजयनगर साम्राज्य कहलाया। और इसने एक नई जो उपाधि है वो धारण कर ली, और एक नई तरह का जो विचारधारा है, ट्रेंड है, वो सेट कर दिया। चलिए, ये आप इमेज जो है मेरे दोस्त वो देख पा रहे हो, ये है विजयनगर का ध्वंसावशेष का एक भाग, वर्तमान में हम्पी में है।
ये विशाल भवन विरूपाक्ष मंदिर था और ये टूटा हुआ भाग है मेरे दोस्त। ये बहुत ही विशालतम था, यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों ये। और प्रॉपर ये जो दिख रही है पिलर दिख रही है, ये पिलर में छत था, ये पिलर प्रॉपर ढका हुआ होता था, छत में ये प्रॉपर था। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ और भी चीज़ें बनी हुई थी। इन सभी को मेरे दोस्तों बाद में क्या करी गई, नुकसान पहुँचा दिया गया है। और बाद में जब मुगल अंपायर आता है ना, तो मुगलों के समय में इन्हें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दी गई है। तो ये आपको अभी एज इट इज़ वैसा नहीं दिख रही है, टूटा फूटा दिख रहा है। तो लोक कथाओं के अनुसार देखो, जितने भी ये वाली पार्ट जो होती है ना, इसे इग्नोर हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, इसे अनदेखा ना करें, मतलब इसे इग्नोर नहीं करनी है और हम लोग इग्नोर नहीं भी करने वाले हैं। क्या है लिखा हुआ, वहाँ की लोक कथाओं में एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसमें कहा दिखाया गया है, बताया गया है कि हरिहर और बुक्का ने हम्पी, जो कि वर्तमान कर्नाटक में है। यदि मैं आपको बोलूँ ये हम्पी कहाँ पे है, हम्पी कहाँ पर है, हम्पी हम्पी कहाँ पे है, तो बच्चों ये हमारा कर्नाटक में है। और मेरे दोस्त कर्नाटक में है। और मेरे दोस्त बताओ, यदि आपसे कहा जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने करी, तो हरिहर और बुक्का ने करा। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो बच्चों उसका नाम आप हम्पी जो है वो लिख सकते हो। तो कर्नाटक में इसने क्या किया था, कि बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। हरिहर बुक्का ने क्या देखा, एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा था। और उस दृश्य में क्या था, एक कहानी में क्या था, कि एक खरगोश जो है अचानक पलट करके शिकारू कुत्तों के झुंड को दौड़ाने लगा। मतलब सोचो पहले क्या हो रहा था, ये कुछ रैबिट है इनको, अच्छा ये रैबिट अकेला था, इस रैबिट को डॉग 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 क्या कर रहा था, ऐसे कुछ पीछा किया जा रहा था। लेकिन अचानक से क्या करे, थोड़ी दूर आके ये जो रैबिट है वो यू टर्न लेता है और कुत्ते को दौड़ाने लगता है, कुत्ता बेचारा भागने लगता है। इससे उन लोगों ने ये समझा और ये सीख लिया वहाँ से, कि यदि अप्रत्याशित शक्ति और साहस का प्रतीक दिखाया जाए, जैसा कि यहाँ पे खरगोश ने दिखाया, तब घटना को बदला जा सकता है। जब उन्होंने इस घटना को अपने गुरुकुल में गुरु विद्यारण राजा का नाम, अच्छा इसका विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का के गुरु का नाम क्या है, तो गुरु के नाम यदि पूछा जाए मेरे दोस्त, तो आप लिखना विद्यारण्य, विद्यारण्य। तो गुरु का नाम है विद्यारण्य, ठीक है। तो इस विद्यारण्य को जब उन्होंने बताया, तो उन्होंने इसे प्रतिरोध एवं साहस के प्रतीक के रूप में वर्णित किया। और इसमें साहस भरा, हिम्मत भरा, कि देखो बाबू, तुम भी कर्नाटक में हम्पी में गुरु के नाम विद्यारण्य ने कहा उनसे कि तुम भी जो है विजयनगर साम्राज्य नामक राज्य की स्थापना कर सकते हो, मुगलों की गुलामी तुम छोड़ सकते हो, मुगलों नहीं, दिल्ली सल्तनत की जो गुलामी है वो छोड़ करके आप भी जो है अपने एक साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में कर लेनी चाहिए। तो कही जाती है कि उन्हीं के कह सकते हो सलाह पे इन्होंने हम्पी को अपना राजधानी बनाया। उसी स्थान पर उसने अपनी राजधानी स्थापित करने का परामर्श किया और एक नया साम्राज्य बनाया। आइए इस साम्राज्य के बारे में और भी थोड़ी सी डिटेल्स में जानकारी पड़ती है। तो विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में बहमनी सल्तनत एक प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, जो अंततः 5 स्वतंत्र राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर एवं बीदर में विभाजित हो गया। देखो इसके पहले हमने पढ़ लिया है ना कि दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य जो है इसकी स्थापना होती है, बहमनी साम्राज्य की। तो ये बहमनी साम्राज्य जो है वो आगे चल करके 5 भागों में टूट जाता है। ये 5 भाग कौन कौन होते हैं, तो बहमनी साम्राज्य का 5 भागों में टूटने के बाद पहला नाम होता है बीजापुर। क्या नाम है, बीजापुर। दूसरा होता है गोलकुंडा, तीसरा है मेरे दोस्त बरार। और फोर्थ में था अहमदनगर। ये लिख लो, आप कॉपी में नोट कर लो, अहमदनगर। और मेरे दोस्त फिफ्थ में है बिदर। तो इसे याद रखनी है, कौन कौन था, क्या क्या था। तो बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर और बिदर। इसे आप शॉर्ट में लिख करके याद रख सकते हो, बीजी बैग। बहमनी साम्राज्य किसमें टूट गया, बीजी बैग। बहमनी साम्राज्य किसमें टूटा, बहमनी साम्राज्य टूट गया मेरे दोस्त बीजी बैग में, ठीक है, बीजी बैग। B4 बीजापुर, G4 गोलकुंडा, B4 बरार, A4 अहमदनगर एंड G4 आपका बीदर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो दक्कन सल्तनतें कहा गया। ये जब विभाजित हो जाता है तो इन सभी को एक साथ में हम लोग दक्कन सल्तनत कहते थे। दिल्ली में था दिल्ली सल्तनत और ये था हमारा दक्कन सल्तनत। प्रत्येक राज्य पर वहाँ के पूर्व जो प्रशासक अथवा तरफदार शासन करने लगे। तो बेसिकली जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गया तो इनके जो
राज्य थे, नहीं दिल्ली सल्तनत, ये अहमदनगर वाला ही कह रहा है, मतलब बहमनी साम्राज्य अभी टूट गया ना, बहमनी साम्राज्य, तो बहमनी साम्राज्य जो है इन प्रत्येक जो अलग अलग राज्य बना, चाहे बीजापुर है, गोलकुंडा है, बरार, अहमदनगर, वहाँ के जो पूर्व प्रशासक थे जो यहाँ पे पहले कंट्रोल कर रहे थे बीजापुर की तरफ से, बहमनी साम्राज्य की तरफ से जो वहाँ पे पूर्व प्रशासक थे जिनके थ्रू वहाँ पे कंट्रोल हो रही थी, उन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिन्होंने स्वायत्तता की घोषणा कर दी, और विजयनगर शासकों का प्रथम दो सल्तनतों के साथ ही पूर्व की और ओडिशा के प्रजापति शासकों को भी संघर्ष हुआ। यानी कि यहाँ पे आपको बस ये जानना है, इतनी आपकी लंबी चौड़ी कहानी बस इसलिए बताई जा रही है कि ये देखो, विजयनगर जो साम्राज्य हमारा है, जैसे कि हम मैप में देख सकते हो, ये विजयनगर जो साम्राज्य है, इसका शुरुआत में दो के साथ बहुत होता था। एक है हमारा अहमदनगर, दूसरा देख सकते हो यहाँ पे बच्चों बीदर है, और तीसरा गोलकुंडा। ये मैप देखो ना, आपको समझ में आ जाएगी। ये हमारा विजयनगर, यहाँ पे हम्पी है, ठीक है, विजयनगर, ये हम्पी है। अब देखो इसके जस्ट किनारे में ऊपर में कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पे बच्चों बीजापुर दिख रहा है, बीजापुर जिसको कहते हैं, और ये आपको बीदर दिख रहा है। तो ये दोनों के साथ इसका जो संघर्ष है वो लगातार चलते रहता था। और थोड़ा सा उत्तर में जाए हम लोग, ओके, तो यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ये हमारा ये जो एरिया आपको दिख रही है जहाजनगर वाला, तो ये प्रॉपर ये जो एरिया है इसी को हम लोग उड़ीसा कहते थे। उस वक्त उड़ीसा का जो गजपति है उसका शासन क्षेत्र है, ये हुआ करता था। ये जितनी भी आपको सीधा लाइन दिख रही है इस वाली, है ना, और तो ये विजयनगर है। तो विजयनगर का जो है वो तीन तरफ से संघर्ष लगातार जो है वो चल रहा था। बाद में विजयनगर का जब अंत है उस वक्त कैसे होती है, ये जितने भी किंगडम हैं, चाहे वो अहमदनगर हो, बेरार हो, विजयनगर हो, मीन्स विजयपुर हो, बीदर और गोलकुंडा, ये पांचों जो है वो आपस में मिल जाते हैं और एक साथ प्रहार करते हैं इस विजयनगर पे, और अंत में जाकर के विजयनगर जो है लास्ट में हार जाती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो गजपति है ना, गजपति जो शीर्षक है वो किसे दी जाती गई है, यहाँ पे उड़ीसा के जो शासक उसे गजपति कहा गया है। गजपति शासकों से भी संघर्ष हुआ था। तो ये गजपति का मतलब क्या होता है, तो इस गजपति में जो पति है इसका अर्थ होता है, पति का जो अर्थ है मेरे दोस्त वो होता है स्वामी या प्रभु। तो जो विजयनगर का स्वामी है उसे वो अपने आप को नरपति कहलाना पसंद करता है। जो बहमनी साम्राज्य का जो राजा था वो अपने आप को अश्वपति कहता है। मराठा लोग अपने आप को छत्रपति कहते थे, और उड़ीसा के जो शासक है वो अपने आप को गजपति कहलवाते थे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो यहाँ पे चीज़ है, इसको बच्चों आप लर्न कर लेना कि ये नजपति, गजपति, अश्वपति, छत्रपति क्या है। आइए, यहाँ पे आपको जो है सबसे महानतम शासक जिसका नाम था कृष्णदेवराय, महानतम शासक है ना, ये क्या होना है बच्चों, ये महानतम शासक कृष्णदेवराय। तो ये विजयनगर साम्राज्य का अब तक का सबसे शक्तिशाली, विजयनगर साम्राज्य का जो है शक्तिशाली नरपति था। क्या लिखा है इसके बारे में कि 16वीं शताब्दी के आसपास में विजयनगर साम्राज्य अपने सर्वप्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय के अधीन अपनी चरम सीमा पे पहुंचा। यानी कि विजयनगर अपनी चरम सीमा पे कब पहुंचा, विजयनगर जो है अपनी चरम सीमा पे जब पहुंचा, चरम सीमा पे, उस वक्त उसका शासक कौन था, तो शासक का नाम था मेरे दोस्त कृष्ण देव राय। ठीक है, आगे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया मतलब दक्षिण भारत में जो है विजयनगर में सर्वशक्तिशाली राजा ये होता है। और जब तक कृष्णदेवराय नरपति बना हुआ रहा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक किसी ने भी आंख उठा करके विजयनगर साम्राज्य की तरफ देखने का दुस्साहस जो है वो नहीं कर पाया। इसी के शासनकाल में साम्राज्य ने सैन्य शक्ति एवं सांस्कृतिक पुनः जागरण दोनों प्राप्त किए। तो सैन्य शक्ति भी इसी के समय काल में विजयनगर साम्राज्य ने सैन्य शक्ति भी पाया और सांस्कृतिक शक्ति भी पाया। कि इसके समय में संस्कृति में बहुत विकास हुआ, लोग सड़क चौक चौराहे, लोगों का समाज में बहुत उभार हुआ, मंदिरें कई सारी बनाई गई और सब लोग खुशहाल वाली ज़िंदगी जो है वो जीना शुरू कर देते हैं। आगे लिखा है उन्होंने विद्वान है संस्कृति, तेलुगु, कन्नड़, उनका संरक्षण दिया, उसका सहयोग किया, समर्थन दिया, उनकी रचनाएं जो है लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और वो लोग जो है अपने कवि के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से अपनी जो कलाकारी है वो जनता तक पहुंचाया। और इस तरह से संस्कृति का बार बार विकास हो रही है। उनकी जो अपनी कल्चर है लोगों की, वहाँ के लोगों की, वो कविताओं के माध्यम से लोगों तक भी पहुँच रही है, बाहर के देशों तक, राज्यों तक भी पहुँच रही थी। स्वयं उन्होंने तेलुगु भाषा में तमिल भक्ति संत अवि कांडाल की कथा का एक महाकाव्य आमुक्त माल्याद की रचना की। हमारा कृष्णदेवराय है, इनकी रचना का नाम क्या है, कृष्णदेवराय ने कौन सी रचना करी, क्या खास किताब उसने लिखा है, तो बच्चों रचना का नाम याद रखना, अमुक्त माल्याद, आमुक्त
माल्यदा। तो ये जो अमुक्त माल्यदा है ये क्या है, तो उसकी रचना का नाम है और ये तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। तेलुगु जो भाषा है, तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्या लिखा है उन्होंने तेलुगु भाषा में, कौन सी भाषा में, तेलुगु भाषा में लिखा। और क्या लिखा, तो तमिल भक्ति संत का जो कवि, इसका नाम था आंडाल, इस आंडाल की कथा पर एक महाकाव्य लिखा। इस महाकाव्य का एक खंड जो है राजकीय नीति से प्रेरित था। उन्होंने सुशासन के विषय में अपने विचार जो हैं इसी बुक में प्रस्तुत किए। और कृष्णदेव राय ने अनेक मंदिरों को अनुदान दिए, जिसमें आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति मंदिर है ये बहुत फेमस मंदिर है। आप सर्च करो तिरुपति तो आपको दिखेगा। तो तिरुपति जो है एक प्रसिद्ध मंदिर है आंध्र प्रदेश में। और इसी तिरुपति को बनाने में, तिरुपति मंदिर के सहयोग में यहाँ पे कृष्णदेव राय ने सहयोग करी थी। कृष्णदेव राय ने सहयोग जो है वो करी है इसे बनाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ तिरुपति नहीं, इसने अपनी राजधानी विजयनगर में विठल नदी मंदिर का भी निर्माण करवाया, जो भव्य मंदिरों, महलों तथा भवनों में भी प्रदर्शित होता है। तो भव्य मंदिर, महल तथा अन्य भवनों में भी जो प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो विजयनगर साम्राज्य में विठल मंदिर, आपसे पूछा जाएगा कि विठल मंदिर कहाँ है, तो विठल मंदिर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में है। ठीक है, ये विठल मंदिर कहाँ पे है, तो ये याद रखना हम्पी में है। तिरुपति मंदिर कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए ये जो नीचे जो आपको एक मंदिर का हिस्सा दिख रहा है, ये विठल मंदिर हम्पी का है। ये महामंडप की वास्तुकला की भव्यता और जो जटिलता है उस पर आप ध्यान दे सकते हो। इसमें देख सकते हो एक एक पिलर जो है ना, इसके जो एक एक खंभे हैं वो सिंगल स्टोन से जो है वो बनी हुई है, ऊपर से नीचे तक। इसमें कई सारे वो खंभे नज़र आ रहे होंगे हर, और इसमें मूर्तियाँ भी है। मतलब नीचे से ऊपर तक बहुत सारी कलाकारी जो है इसमें किया गया है और बहुत बारीकी से इसमें कलाकारी की गई है। हर एक इंच पे आपको काम इसमें दिख रहा होगा। ये एक खंभों को बनाने में कितने वर्ष लगे होंगे और कितने लोग एक साथ काम किए होंगे तब जाके बना होगा। तो आज के समय में जहाँ पे छत की ढलाई खंभों पे करना बड़ा मुश्किल होता है, एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है कहीं धंस ना जाए, लेकिन यहाँ पे देखो उस जमाने में पत्थरों के प्रयोग कर करके इतने बड़े मंदिर जो है उन लोगों ने बना दी थी। और यहाँ पे नीचे देख सकते हो विठल मंदिर में जो इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है। विठल मंदिर की एक भक्ति चित्र या पट्टिका है। क्या क्या लिखी हुई है आप समझ सकते हो। लिखी हुआ कुछ नहीं, यहाँ पे हमको जब चित्र ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो हाथी के चित्र है, ये ऊँट के चित्र हैं, है ना, यहाँ ऊँट के चित्र दिख रहे हैं। ऊँट पे बैठा लोग है, डांसिंग लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ देखो घोड़े पर बैठे लोग हैं। यहाँ बाघ से लड़ता किसी को दिखाया गया है। ये देखो हिरन है ना, यहाँ पे कोई इंसान है। तो इन प्रकार की जो चित्रकारी है वो करी गई है। आइए इसे अनदेखा ना करें, उसे भी देख लेते हैं। तो व्यापार हेतु विदेशी यात्री विजयनगर आते थे और विशेषकर पुर्तगाली यात्रियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था, क्योंकि वे घोड़े बेचने आते थे। देखो तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजयनगर में घोड़े की सप्लाई कौन करता था। घोड़े की जो बिक्री है विजयनगर साम्राज्य में वो कौन करता था, तो घोड़े की बिक्री विजयनगर साम्राज्य में पुर्तगाली यात्री करते हैं। पुत्र ये मैंने क्या लिख दिया, हाँ, जो पुर्तगाली यात्री है उन लोगों के द्वारा जो है घोड़े की सप्लाई करी जाती थी। तो उनके साथ ये बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वे घोड़े बेचने आते थे। और राजा जो है विजयनगर का वो नहीं चाहता था कि जो कीमती घोड़े हैं वो शत्रु राज्यों को बेचा जाए, यानी कि घोड़े की जो बिक्री है वो पुर्तगाली लोग करते हैं और इनके साथ ये अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने यहाँ से आश्रय देते हैं। ये नहीं चाहते थे कि इसका जो दुश्मन देश है, चाहे वो उड़ीसा हो, बिदर हो, अहमदनगर हो, उनके साथ ये जाकर के अपने घोड़े की बिक्री कर दे। उनमें से एक पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस ने विजयनगर की राजधानी में अपने प्रवास का विवरण लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो विजयनगर के एक यात्री का नाम क्या है, डोमिगो पायस। पुर्तगाली यात्री था ये, नाम है इसका डोमिगो पायस। तो ये नाम याद रखना कि डोमिगो पायस कौन था, तो विजयनगर साम्राज्य में यात्रा करने वाला एक पुर्तगाली यात्री है। और जो पुर्तगाली है वो कौन है, तो पुर्तगाली घोड़े बेचने वाले व्यापारी होते थे। अच्छा, अब देखो ये जो डोमिगो पायस है, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में आखिर क्या लिखा, तो ये कहता है कि यह नगर मेरे लिए रोम जितना विशाल और देखने में अत्यंत सुंदर है। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के हम्पी शहर को देख करके कहता है कि ये जो नगर है वो बहुत ही सुंदर है, रोम जितना विशाल है। रोम क्या है, तो ये रोम जो है ना वो इटली की राजधानी है। इटली जो यूरोप में एक देश है, उस वक्त बहुत पॉपुलर था, फेमस था, बहुत अमीर भी था। तो उनका जो कैपिटल है वो रोम है, तो उससे सुंदर है। नगरों में और घरों के उद्यानों में वृक्षों के बाग है।
देखो नगर में जहाँ तहाँ बाग बगीचे उसको दिखे हैं तो वो लिखे हैं। कई जलधाराएं हैं, यानी कि इसके आसपास में कई सारी नदियां भी है जो नगर के मध्य में बहती है जलधाराएं। कुछ स्थानों पर झीलें भी है और नगर में लोगों की संख्या अनगिनत है, यानी कि लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इतने कि उन्हें गिनना मुश्किल है। और विश्व में सबसे अच्छी आपूर्ति वाला नगर है। सड़कों एवं बाजारों में बोझ ढोने वाले बैल जो है वो भरे पड़े हैं, तो बैल के माध्यम से सामानों को ढोया जाता था, बैलगाड़ी के माध्यम से। यहाँ आप विपुल मात्रा में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मतलब यदि विजयनगर साम्राज्य की आप यात्रा करते हैं तो जो आप चाहते हैं, घूमना फिरना, उठना बैठना, खरीदना, उन सभी चीज़ों को जो है आप यहाँ आसानी से कर सकते हो, ये उन्होंने लिखा है। आइए अब बच्चों यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे दोस्त वो शुरू होने वाला है मुगल। तो हम लोग चलिए फटाफट ये टॉपिक को जो है विजयनगर साम्राज्य को खत्म करते हैं। यहाँ पे देखो हमारा विजयनगर का लास्ट कुछ पॉइंट्स बचे हुए, इसे देख लेते हैं। तो पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध कई युद्ध जीतने के उपरांत कृष्णदेवराय की 1529 में बीमारी के कारण मौत हो गई। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन ये टॉपिक कह सकते हो। ये टॉपिक हमारा है विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो 1529 में जो है कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है। कृष्णदेव राय की क्या हो गई, कृष्णदेव राय की हमारा बच्चों मृत्यु हो जाता है ना। लेकिन ये कई जो राज्य हैं उनके विरुद्ध कई युद्ध जीत चुके थे इसके पहले ही। और मृत्यु कैसे हुई, तो मृत्यु देखना बच्चों यहाँ पे लिख लेना कि मृत्यु जो है वो बीमारी से हुई है। कृष्णदेव राय की मृत्यु कैसे हुई, सन 1565 की बात है। 1565 में क्या होता है, दक्कन सल्तनतों ने गठबंधन बना लिया। तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप में दिखाया था ना, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य है, उसके ऊपर में कई सारे जो हैं हाँ कई सारे जो ये बहमनी साम्राज्य के राजे, इन सभी ने क्या करी, गठबंधन बनाया। पांचों ने अपनी गठबंधन बनाया और पांचों जना मिल करके, पांचों पार्टी मिल करके 1565 में युद्ध में कृष्णदेव राय के जो दामाद हैं उनको हरा दिया। देखो लिखा है 1565 में दक्कन सल्तनतों ने। तो यहाँ पे 1565 में एक युद्ध होती है, भयंकर वाली युद्ध होती है। यहाँ पे मैं लिख दूँ यहाँ पे, हाँ 1565 भयंकर वाली युद्ध होती है। एक तरफ होता है राम राय जो कृष्णदेव राय का दामाद है, ये क्या कृष्णदेव राय का दामाद है, विजयनगर तरफ से लड़ता है। और दूसरी तरफ से होता है मेरे दोस्त दक्कन सल्तनत। दक्कन सल्तनत जो है वो होते हैं दूसरी तरफ, और इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। विजयनगर सेनाओं को तालीकोटा के युद्ध में पराजित किया गया। और ये जो युद्ध है वो कहाँ पे होता है मेरे दोस्त, तो ये युद्ध जो है वो होता है तालीकोटा, तालीकोटा नामक स्थान में। तो इस युद्ध को जो है तालीकोटा युद्ध कही जाती है ना। तो तालीकोटा का युद्ध में राम राय जो कृष्णदेव राय का दामाद होता है उनकी हार हो जाती है। और उसके बाद महीनों तक विजयनगर साम्राज्य को लगातार लूटता गया। सोचो ना यार, इतना बड़ा और विशाल साम्राज्य, इतने धन दौलत आखिर जमा करके क्या फायदा, यदि आपके पड़ोस में, यदि मेरे दोस्त आपके पड़ोस में, यहाँ पे ये देख सकते हो, यदि आपके पड़ोस में अहमदनगर, विजयपुर, बीदर, गोलकुंडा है ना, ऐसे कोई राज्य हैं, तो आप अपने राजधानी की, अपने राज्य की तरक्की करा के क्या ही फायदा करोगे, आप क्या ही तरक्की करा के फायदा करोगे। आपको अंततः जब तक आप हैं मेरे दोस्त, जो एक शक्तिशाली राजा है, जब तक आप हैं तब तक सब कुछ बढ़िया है। जिस दिन आप कमजोर हो गए और यहाँ का जो नेतृत्व है, जो राजा है या फिर जो मंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, वो कहीं कमजोर हो गया, जिस दिन वो कमजोर हो गया, वो बदल गया, तो आपको बताओ ना, आपकी रक्षा कौन करेगा, आपके लोगों की रक्षा कौन करेगा। तो भाई जब तक आपके पड़ोस में ये वाले लोग, इस तरह के लोग रहेंगे, अहमदनगर, विजयनगर, बीदर और गोलकुंडा वाले लोग हैं, तो भाई आपको तरक्की करा के कोई फायदा नहीं है। जैसे आप हो उन्हीं के जैसा रहो, ऐसे रहो कि अपना बस जीवन जियो अच्छे से, लेकिन धन और संपत्ति जो है वो इकट्ठा करने के बारे में मत सोचो, क्योंकि आप धन संपत्ति इकट्ठा करते हो तो एक दिन ये लुटेरे आएंगे, आपको लूट के ले जाएंगे। और देखो ना क्या फायदा हुआ यहाँ पे डेट 1336 से लेकर के 1565 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 200 साल तक जो है विजयनगर एग्जिस्ट किया, विजयनगर। और 200 साल के बाद फिर सब कुछ बाहर वाले विदेशी आते हैं और ये लूट के ले जाते हैं। देखो ना, घर, दुकान, महल, अधिकांश मंदिर नष्ट कर दिए गए, बड़ी संख्या में नागरिकों को भी मारा गया, जनसंहार किया, और नगर के ध्वंसावशेष किस ही शेष बचा। और जो कुछ बच गया वो क्या था, तो टूटा हुआ विजयनगर, उजड़ा हुआ विजयनगर, विखंडित विजयनगर, यही बचा। बाकी लोगों को मारा गया, पीटा गया, सब कुछ लूट लाट के ले गया। इसके पश्चात विजयनगर जो है छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया, जिसका शासन जो है वो नायक करने लगे, जो पहले सेना में अधिकारी थे, अधिपति थे, वही लोग मिलकर के इसका शासन चलाते हैं। और 17वीं सदी के मध्य विजयनगर साम्राज्य का पूर्णतः अंत हो गया। तो 17वीं शताब्दी में
पूर्णतः पूर्णतः क्या है, इसका अंत हो गया। पूर्णतः इसका अंत हो गया और इसकी शुरुआत जो है बच्चों 1336 में जो हुआ था। तो 1336 यानी कि 14वीं शताब्दी में स्थापना हुआ और 17वीं शताब्दी में पूर्णतः खत्म हो गया। और देख सकते हो लूट लेने के बाद जो विजयनगर साम्राज्य है वो किस प्रकार का दिख रहा था मेरे दोस्त। तो लूटने के बाद विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पे देखो, हाँ, लूटने के बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी देखो कुछ ऐसे दिख रहे होंगे। अभी का चित्र देखो तो यहाँ पे आपको गांव दिखता होगा, यहाँ बस्ती दिख रहा होगा, छोटे छोटे गांव घर दिखते होंगे, बट ये सब उजाड़ देने के बाद है। उस वक्त यदि ये नहीं उजड़ा रहता तो सोचो आज भी ये जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध नगरी होती भारत की। जिस प्रकार से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई है, वैसे ये हुआ रहता, तो नुकसान पहुंचा दिया। तो वही मैं कहता हूँ, फिर से दोबारा आपको कहता हूँ, ये इतनी धन संपत्ति जमा कर क्या फ़ायदा। मैं तो कभी कभी भारत के बारे में सोचता हूँ कि भारत की हम लोग तरक्की की बात करते हैं, भारत को विकसित राष्ट्र, विकसित देश बनाने की बात करते हैं ना, एक विकसित देश बनाने की बात करते हैं। लेकिन सोचो ना, विकसित देश बनाएंगे, शहरों को बहुत अमीर बना देंगे, मंदिरों में हम लोग बहुत धन और संपत्ति जो है उसको इकट्ठा करा देंगे। हम सब अपने लिए भी अपने बहुत बड़े बड़े और आलीशान घर बना लेंगे, आलीशान घर बना लेंगे। लेकिन क्या फ़ायदा, हमारे पड़ोस में कौन है, तो हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, ये अपने भीख मंगा है, वो हमेशा लूटने के फिराक में रहता है। ये अफ़गानिस्तान है, वो भी भिखारी है और हमेशा जो है लूटने के फिराक में, फ्री फोकट का, बिना मेहनत का जो है वो पाने के फिराक में रहता है। अफ़गानिस्तान है। और देखो ना, और कौन है दोस्त, ये जो विजयनगर के लूटने वाले लोग हैं उन्हीं के जैसे लोग हैं। यहाँ देखो ना, बांग्लादेश में भी कौन है, बांग्लादेश हमारा, उसके साथ भी टेंशन है, लुटेरा देश है। और हमारे देश के नीचे भी है मालदीव। तो हम कहाँ सुरक्षित हैं बताओ। आज यदि हम लोग बहुत तरक्की करके बहुत आगे चल जाते हैं तो ये कल का कौन जानता है। यदि कल हमारा राष्ट्र कमज़ोर हो जाता है, राष्ट्र की जो नायक है वो कमज़ोर हो जाता है, प्रधानमंत्री कमज़ोर कहीं मान लीजिए हो गया, राष्ट्रपति कमज़ोर हो गया, जो नेतृत्व में लोग हैं वो कहीं इनके सपोर्ट वाले बन गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, इनके सपोर्ट वाले लोग बन गए, तो ये सब लुटेरे आएंगे और भारत पे क्या कर लेंगे, ये सब लुटेरे आएंगे और भारत में क्या कर लेंगे दोस्त, तो कब्जा करके फिर दोबारा लोगों को गुलाम बना लेंगे। तो क्या फ़ायदा है संपत्ति इतना इकट्ठा करके, क्या फ़ायदा है बड़े बड़े मंदिर बना के उसमें इतने सारे सोने चांदी भर के। सोचिएगा जरूर। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं मेरे दोस्त। तो हमारा विजयनगर साम्राज्य समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मुगल साम्राज्य बच्चों इसके बारे में कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स उसको पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।